उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। गैर मकामी वोटरों के मामले पर जम्मू कश्मीर में सियासी गहमागहमी हुई, तेज बयानबाजी जारी। दिल्ली सरकार जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी के तौर पर कर रही इस्तेमाल, चोर दरवाजे से होना चाहती है दाखिल, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। मकामी कश्मीरियों को बेअसर करने की हो रही है कोशिश, गैर जमहूरी तरीके से सरकार बनाना चाहती है भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम। पीडीपी और एनसी अभी तक आर्टिकल 370 के जमाने में है, उन्हें इस ख्याली दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत, बीजेपी का बयान। गैर मकामी वोटरों के मामले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को अपनी रिहायशगाह पर बुलाई कुल जमाती मीटिंग। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद की नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ से हुई मुलाकात, दी मुबारकबाद। मुंबई के रायगढ़ में 2 मुश्तबा कश्ती बरामद, कश्ती से हथियार गोला बारूद मिलने के बाद अलर्ट जारी। इस्मत दरी मामले में शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट से रुजू, सीजेआई का जल्द समाअत से इनकार। मुजरिमों की हिमायत खवातीन के तई बीजेपी की घटिया जहनियत की अक्कास, राहुल गांधी का बयान। लखीमपुर खीरी में मुतालिद मुतालबात पर किसानों का धरना आज से शुरू, अजय मिश्रा के इस्तीफे का किया जा रहा है मुतालबा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले एक बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई के रायगढ़ से मिल रही है। मुंबई के रायगढ़ में मुश्तबा कश्ती बरामद हुई है और 2 मुश्तबा कश्ती बरामद हुई है और इन दोनों कश्तियों से बाज़ाब्ता तौर पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि AK-47 भी इस कश्ती से बरामद की गई है और उसके बाद इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर सनसनी फैल गई। जैसे ही ये मुश्तबा कश्ती जब्त हुई, हथियार उससे बरामद हुए, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में अलर्ट पूरी तरह से जारी कर दिया है और इस वक्त जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई से सटे रायगढ़ में 2 मुश्तबा कश्ती बरामद हुई है और उस कश्ती से जो हथियार बरामद हुए हैं वो स्क्रीन पे आपके आ चुके हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह के हथियार, मुख्तलिफ किस्म के हथियार बाज़ाब्ता तौर पर बरामद किए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि एक बार फिर से 9/11 जैसी साजिश रची जा रही है और इसी साजिश का यह हिस्सा हो सकता है। ये जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, कुछ ऐसी कोशिशें हो सकती हैं कि फिर से रखी जा रही हों और इस तस्वीर के सामने आने के बाद, कश्ती को जब्त किए जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर पहली फुर्सत में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि 26/11 जैसा फिर से मामला दोहराने की कोशिश के फिराक में पाकिस्तान के दहशतगर्दों की ये कोशिश हो सकती है। और आपको बता दें कि ये सीधे तौर पर महाराष्ट्र के हरिदेश्वर तट जिसे बोलते हैं रायगढ़ का जिला है, जिसपे वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर ये 2 मुश्तबा कश्ती बरामद हुई है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर AK-47 राइफल भी है और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। रायगढ़ जिले में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने हथियारों को जब्त कर लिया है, उसके बाद जांच शुरू कर दी है। खबर यह भी मिल रही है कि पुलिस ने जो कश्ती को जब्त किया है उसकी भी तहकीकात की जा रही है। समुद्र किनारे कैसे मिली, कहां से आई, मकामी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि रायगढ़ के SP अशोक दुधे ने हरीश्वर तट पर नाव में AK-47 मिलने की तस्दीक कर दी है। और बढ़ते हैं आगे, लिए चलते हैं आपको श्रीनगर से भी बड़ी खबर आ रही है। चूंकि गैर मकामी वोटरों के मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर हंगामा जारी है और इस बीच ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की है। ऑल पार्टी मीटिंग 22 अगस्त की सुबह 11 बजे तलब की गई है। 22 अगस्त की सुबह 11 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर मीटिंग तय की गई है और 22 अगस्त को सुबह 11 बजे तमाम सियासी पार्टी जो जम्मू कश्मीर की हैं उन तमाम पार्टी को मदऊ किए जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है और जल्द से जल्द उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भेजा जाएगा। पार्टी की जानिब से यह खबर तस्दीक कर दी गई है कि फारूक अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिहायशगाह पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। 22 अगस्त की सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है और जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। गैर मकामी वोटर के मसले पर इस ऑल पार्टी मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पर बात होगी और जराये का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है 25 लाख गैर मकामी वोटरों को वोटर बनाने का, उसके खिलाफ करारदाद पेश की जा सकती है और आगे की हिकमत अमली भी तय की जा सकती है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर 22 अगस्त की सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग तलब की गई है। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में कौन कौन पार्टी शामिल होगी, यह भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि अभी तक के जो खबरें मिल रही है इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि हमें अभी तक के किसी भी किस्म का दावतनामा नहीं मिला है। पार्टी के जो रहनुमा है गुलाम हसन मीर, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें कहीं से भी
कोई अभी तक के बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा नहीं मिला है। मुमकिन है 22 अगस्त में, चूंकि अभी वक्त है, 4 दिन का वक्त है और इस 4 दिनों में उन तमाम के पास दावतनामे चले जाएंगे। देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर में जो गैर मकामी बाशिंदों को वोट देने का हक दिया गया है, वोट का हक दिया गया है या देने का फैसला किया गया है, उस फैसले पर ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ खाका तैयार होता है, क्या कुछ फैसले किए जाते हैं और क्या आगे का रास्ता तय किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 22 अगस्त को सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग श्रीनगर में, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जहां रहायशगाह है, उस रहायशगाह पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। देखना होगा कि कौन कौन पार्टी उसमें पहुंचती है। इधर गैर मकामी वोटरों के मामले पर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां खूब बाज़ाब्ता तौर पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं, हुक्मरान जमात पर, हुकूमत पर और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर। पीडीपी की जानिब से महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुन चुन कर निशाने लगाए। क्या कुछ निशाने पर था वो भी आप सुनिए। आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें। कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी खत्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये जरूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लॉट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लॉट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गांव बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फर्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल, किसी ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करे, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके, इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि किस तरह से सरकार और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के जो मकामी बाशिंदे हैं, मकामी कश्मीरी जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, वोटर हैं, उनके वोट को किस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर कम किया जाए या उसकी पोजीशन को डाउन किया जाए। पहले तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट्स जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो
यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ और फिर से अपने आप को वहां अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं, बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो एप्रीहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले तो हमें आप ये क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत लोगों के दिमागों में ये। इधर पीडीएफ यानी पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम यासीन की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले पर तबसरा किया गया है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबसरा किया गया और दिल्ली के रवैये को लेकर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। ये बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर को 47 से ही एक लेबॉर्ट्री के तौर इस्तेमाल किया गया, तजुर्बा का, एक चीज़ का तजुर्बा, दूसरी चीज़ का तजुर्बा, तीसरी चीज़ का तजुर्बा। नतीजा ये निकला कि जो हमारे पास था, इसी पार्लियामेंट ने दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने दिया था, उस चीज़ को गैर-आईनी तौर ख़त्म किया गया। ये बदकिस्मती है हमारी। अब जो चर्चा यहाँ पर हो रही है कि हर एक पार्टी, सब लोग हम जिम्मेदार है इसकी, एक ही नहीं है कि वक्तन फवक्तन हमने हिमालयन गलतियाँ की जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए। इक़्तिदार में रहकर हमारी बोली एक होती है, इक़्तिदार से बाहर जाकर हमारी बोली दूसरी होती है। इस पर इत्तेफाक की बात करती, इत्तेफाक ज़रूरी है, कंसेंसस बनना चाहिए, मगर देखना चाहिए कि क्या निकलता है उससे। PAGD बना, जिस मकसद के लिए उन्होंने दावे किए थे ये करेंगे उस करें, क्या हुआ आज तक, क्या उन्होंने किया? बल्कि सिर्फ सारे इलेक्शन के पीछे, इलेक्शन ज़रूरी है, लाजमी है, जब तक एक अवामी सरकार न बने। ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं ये अवामी सरकार का ही काम है, लोगों की चुनी हुई हुकूमतों का काम है कि हमारे स्टेट के लिए बेहतर क्या रहेगा, लोगों के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो सबसे मौका उस चीज़ को देना चाहिए। जितने ये तब्दीलियाँ हो रहे हैं ये एक अवामी मुंतखब सरकार ही कर सकती है। इधर बीजेपी की जानिब से भी पलटवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और इस जैसी जितनी भी पार्टियां हैं ये सब के सब अभी भी आर्टिकल 370 के दौर में ही जी रही है और अब उन्हें चाहिए कि वो इस हकीकत को तस्लीम करे कि आर्टिकल 370 का दौर ख़त्म हो चुका है, एक नया दौर है और नई तब्दीली है। ये देखिए, ये दोनों नेता चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या PDP के हैं, ये किसी अलग युग में जी रहे हैं। ये समझते हैं आज भी धारा 370 यहाँ पर लागू है। ये लोग प्लान बनाते हैं, बिल पास करते हैं कि यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के लोग बच सकते हैं, लेकिन 70 सालों में इन्होंने वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ और गोरखा समाज को वंचित रखा जो इस देश के लिए काम करते हैं। और आज इनको जब यहाँ पर जो सुरक्षा बल हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर जिनसे हम काम लेते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों नहीं? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस प्रकार की सोच लेकर के चलना चाहिए। दरअसल इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। कोई ऑटोनॉमी और कोई सेल्फ रूल को लेकर के चलता था, आज ये अपनी खिसकती हुई ज़मीन को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। इस बात से हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है। अब सीधे लिए चलते हैं आपको जम्मू, जहां बाज़ाब्ता तौर पर आम आदमी पार्टी की जानिब से आज कश्मीरी पंडितों के हक में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। टारगेट किलिंग का जो मामला है और कश्मीरी पंडित जो अपनी आबादी के लिए उनको ट्रांसफ़र के लिए, अपने ट्रांसफ़र के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से वो मुसलसल मुतालबात कर रहे थे, मुसलसल अपील कर रहे थे और सरकार से दरख्वास्त कर रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द रिलोकेट किया जाए, उन्हें वादी से जम्मू की तरफ भेजा जाए। इन तमाम मुतालबात को लेकर के एक बार फिर से अब आम आदमी पार्टी आज कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। जम्मू से बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त की बराह रास्त तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बता रही कि आम आदमी पार्टी भी अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ चुकी है। अभी हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट और आज हमारी ये हालत है कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए अपना घर छोड़ कर सड़क पे बैठना पड़ता है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। मतलब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में टारगेट किलिंग हो रही है। टारगेट किलिंग का मतलब मालूम है हिंदी में क्या होता है? चुन के मारना। मतलब आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देख रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके खेत में जा रहे हो और फिर उसको शूट कर रहे हो। इससे ज़्यादा शर्म की बात इस मुल्क के लिए कभी हो ही नहीं सकती। ये जो लोग इतने सारे बैठे हैं, ये 100 लड़के नहीं है, 100 यूथ नहीं है, 100 माएँ हैं इनके पीछे, 100 बेटियां हैं इनके पीछे, छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती। आज यदि स्कूल जाती है तो उसको ये मालूम नहीं है मैं घर वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। मतलब ये हालत कर दी हमारे इस मुल्क की। मतलब पिक्चरें बना देते हैं लेकिन ना सेफ्टी दे सकते, ना एक अच्छी नौकरी नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। दिल्ली में भी एक बड़ा आंकड़ा है कश्मीरी पंडित समुदाय का, वहाँ पे भी रहता है और दिल्ली
उधर गुजरात में भी आइंदा साल बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली इंतखाबात का इनेकाद होगा। सियासी गहमागहमी तेज़ हो गई है। कांग्रेस पार्टी मुसलसल एक तरफ से झटके पर झटका खा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत दिखा रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक नए अंदाज में मुहिम शुरू कर दी है। गुजरात में बाज़ाब्ता तौर पर अशोक गहलोत को चूंकि इंचार्ज बनाया गया है, आज कांग्रेस पार्टी जो गुजरात की है और उसके जानिब से कई ऐलान किए गए हैं और इंतखाबी तैयारियों को लेकर के क्या कुछ किया गया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अशोक गहलोत की क़यादत में बाज़ाब्ता तौर पर चूँकि उन्हें इंचार्ज बनाया गया है असेंबली इंतखाबात को लेकर के, और अब इस तरह से तैयारियां शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। इस मौके से अशोक गहलोत ने अपने खिताब में मरकज़ी सरकार और ख़ास तौर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीदों का चुन चुन कर निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो मोदी जी को जिस रूप में वो अपने आप को पेश करते हैं अभिनेता के रूप में। अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर, मैं करता हूँ फिर, बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके अचानक ही जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूं, एक सहानुभूति लेने के लिए। और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो बोल रहे थे, हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकास के बारे में। हम जहां जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा मैं खुद विकास हूं। तो हमें कहना पड़ा अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते हैं। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई अच्छी बात बोलें, तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह ये संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, कोई कहां बैठे हुए हैं, कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये आजादी की अप्रोच ये है जो फासिस्टी है। वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने वाला था। इधर बिहार में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। सरकार बदलते ही बीजेपी की जानिब से इल्जामात का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि इनके पास सिवाय इल्जाम लगाने की और तरह तरह की बातें करने के अलावा और कोई काम है ही नहीं। और कोई काम है डिफेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर, तब से लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्स एक्शन लिया जाए। ये लोग जो झूठ-मूठ के, जो कुछ मीडिया के लोग, जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा, उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्यायालय
न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे कि क्या हो सकता है। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने को लेकर के, शिफ्ट करने को लेकर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान कर दिया कि फैसला हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद यानी कि 2-2.5 घंटे के बाद मरकजी वजारत दाखिला को ये ऐलान करना पड़ा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। ये दोनों फैसले होने और न होने का फैसला ये दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर पर बकरवाल के इलाके में रोहिंग्या को बसाने को लेकर हुआ है और इस पर एक तरफ जहां हाँ कहा गया फिर बाद में ना कहा गया, लेकिन इस हाँ और ना के बीच में दिल्ली की सरकार को कोई खबर ही नहीं है। दिल्ली के होम मिनिस्टर को मनीष सिसोदिया को उन्हें कोई खबर ही नहीं है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे मामले पर आज नाराज़गी का इजहार किया है। रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की केंद्र सरकार की एक साजिश कल सामने आई, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आया, क्योंकि कल सुबह मैंने पहले अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को यहाँ पर एनडीएमसी के बनाए हुए फ्लैट देने जा रही है। उसके थोड़ी देर बाद केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट देखे 2, जिसमें उन्होंने उस पूरे डिसीजन को बहुत तारीफ करते हुए पूरा क्रेडिट लिया कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार। उसके बाद जब मीडिया में ये पूरा मसला उठा तो भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे आई और केंद्र सरकार भी बैकफुट पे आई। लेकिन मैंने इस बीच अधिकारियों से पता किया, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में नहीं था इस तरह का कोई डिसीजन हो रहा है। मुझे भी आश्चर्यजनक लगा कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट दिए जाने की योजना बन गई। ना मुख्यमंत्री जी को पता, मेरे पास गृह विभाग का चार्ज है दिल्ली के गृह मंत्री को नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता, और अखबारों से पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने नीचे ऑफिसर्स से पूछा तो पता चला कि कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और उन सब को डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स हुई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। मैंने जब डिटेल्स मांगे कि क्या निर्णय थे, कैसे थे, फाइल देखी तो समझ आया कि बाकायदा केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए बिना, और उस फाइल में लिखा हुआ था कि सीधे सीएस के थ्रू इन डिसीजंस को लेके इंप्लीमेंट कराने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए एलजी साहब के पास में भेजा जा रहा है। मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है। इस पर जब मैंने भी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब, हमारा स्टैंड तो ये है। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये है और दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, वैसे में उनको फ्लैग देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर। इसी के साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।